हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी इंग्लिश की बुक गोल्डन रेस जो बुक है हमारी फ्रेंड्स, उसमें अगर देखें तो उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, हमारे प्रोज और पोइट्री सेक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पोइट्री सेक्शन को ही कंप्लीट करते हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पोइट्री सेक्शन की बात की थी। पोइट्री सेक्शन में अगर देखा जाए तो ये हमारे एग्जाम में 9 मार्क्स का स्कोर करती है और वहां पर हमसे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप का और सेकंड होता है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये कितना स्कोर करता है हमारे लिए? 9 मार्क्स का स्कोर करते हैं। 4 मार्क्स का हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है और 5 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे पोइट्री सेक्शन में से आते हैं। अगर पोइट्री सेक्शन में देखा जाए कि कितनी पॉइंट्स हमें करनी है या फिर कितने चैप्टर्स हमें करने हैं, तो दोस्तों ओनली 4 चैप्टर्स वहां पर है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने इस पार्ट को सबसे पहले स्टार्ट किया क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। पोइम को पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक पोइम जो थी वो उसको रीड किया था, उसको अच्छे से समझा था। जेनेट ग्रांट की पोइम जो थी, फर्स्ट पोइम आपकी कौन सी थी? रिस्क। बिल्कुल, अगर आपने वो वीडियो देखी है देन वेल एंड गुड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से उस वीडियो को देख लो और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इस पोइम में, जो हमारी पोइम है रिस्क्स है, तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो पोइम है, इस पूरी पोइम को हमने 5 स्टैंजास में डिवाइड कर लिया है और उनमें हम एक एक स्टैंजा को उठाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है आपके सामने है और दोस्तों हमें यही कुछ करना है। एक स्टैंजा आपको दिया गया होगा, एक स्टैंजा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर आपको स्टैंजा गिवन होगा और उस स्टैंजा के बारे में हमें 3 चीज़ें बतानी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें बताना है रेफरेंस, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद हमें बतानी है एक्सप्लेनेशन। यानी हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें बतानी है उस स्टैंजा के बारे में। सबसे पहले उसका रेफरेंस बताना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब फ्रेंड्स देखिए, रेफरेंस में हम क्या बताते हैं? रेफरेंस में हम ये बताते हैं कि जो हमने स्टैंजा में 4 लाइनें ली है ना, ये आई कहाँ से, यानी ये कौन सी पोइम से हमने ली है और फिर उस पोइम को कंपोज किसने किया, यानी उसका पोइट कौन है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 ही पोइम है तो 4 ही पोइट के नेम्स तो आपको याद करने हैं ना, तो ये तो बहुत ही ईजी रहेगा हमारे लिए। 4 पोइट के नाम याद करना बहुत ही आसान है और उनकी पोइम्स आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि जो एक पोइम पर इतना काम कर रहे हैं तो पोइम का नाम तो आपको याद रहेगा ना। चलिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा की। फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इस पोइम को हम अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ना तो ये दोबारा से हमें और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, और जब इसके क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए, तो फटाफट से हम स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा अगर देखें हमारा, तो लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी अगर आप हंसते हैं तो आपको मूर्ख दिखने का खतरा रहता है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अगर आप रोते हैं तो आप भावुक दिखने का खतरा रखते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो आप इंडल्ज दिखते हैं अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, और ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा है, ठीक है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अगर आप अपनी फीलिंग्स बताते हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में दूसरों को बता देते हो, ये आपका रिस्क रहता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो फ्रेंड्स, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वर्ड मीनिंग्स भी नोट करना चाहते हैं तो आप वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लाफ का मीनिंग है हंसना, रिस्क का मीनिंग है जोखिम, अपीयरिंग का मतलब है दिखना, फूल का मतलब है मूर्ख, वीप का मतलब होता है रोना, सेंटिमेंटल का मतलब है भावुक, रीच आउट फॉर अनदर, टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है किसी के अंदर इंटरेस्ट लेना, ठीक है, ये हमें पता चल गया। टू रीच आउट का मतलब होता है किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, ठीक है। टू रीच आउट, यहाँ पर जो है टू रीच आउट स्टार्टिंग में 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये फ्रेज़ बनता है, तो इस फ्रेज़ का मतलब है किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना। टू एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब प्रदर्शित करना।
फीलिंग्स मतलब भावनाएं, एक्सपोजिंग का मतलब समझ गए आप, और ट्रू सेल्फ का मतलब होता है वास्तविक रूप या आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, वास्तविक रूप या पर्सनैलिटी, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो मीनिंग्स हमारे हो गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारी जो 3 चीज़ें हमें लिखनी होती है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? रेफरेंस का मतलब होता है कि जो हम स्टैंजास यानी जो हमारे पास 4 लाइन्स है, ये लाइन्स हमने ली कहाँ से है, यानी ये लाइन्स किस पोइम की है और वो जो पोइम है उसको कंपोज किसने किया है, यानी उसका पोइट कौन है, बस यही बताना है हमें रेफरेंस में। तो आप रेफरेंस में क्या लाइन लिखेंगे? रेफरेंस में आपको लिखना है These lines have been taken from the poem Risks and composed by Janet Rand। कि ये जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई है? वो लाइन्स ली गई है कहाँ से? हमारी पोइम जो है रिस्क से, और इस रिस्क जो पोइम है उसको कंपोज किसने किया है? जेनेट रैंड ने इसको कंपोज किया है। अब दोस्तों ये जो पूरी की पूरी पोइम हमारी चलेगी ना, वो एक ही पोइम है, जितने भी स्टैंजास होंगे वो इसी पोइम के होंगे, तो जितने भी रेफरेंस रहेंगे ना, जितने भी स्टैंजास करेंगे आगे, उन सभी के रेफरेंस सेम रहने वाले हैं। तो हमने रेफरेंस यहीं पर पढ़ लिया है। रेफरेंस आगे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन रेफरेंस वहाँ पर लिखा हुआ ज़रूर आएगा आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर ऑफलाइन में अगर पूछा जाता है ना कि आपको सबसे हार्ड पार्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्या लगता है, तो स्टूडेंट्स मुझे यही बताते हैं कि हमें कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में बहुत डाउट रहते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। ऐसे में हम जो एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है वो कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है वो एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं। तो ऐसे में डाउट बहुत रहता है, और इनफैक्ट इसी वजह से बच्चों को ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत हार्ड लगने लगता है। वो डरते हैं कि कहीं जो पोइट्री सेक्शन का जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें। ऐसा आपने भी सुना होगा और इनफैक्ट आपके साथ होता भी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी स्टैंजा की बात करते हो या फिर जब भी आप किसी पोइम की बात करते हो, तो उसकी जब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हो, तो कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना होता है कि उस पोइम में पॉइंट आपको क्या बताना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बताना है कि ये जो 4 लाइनें आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें पॉइंट आपको क्या बताना चाहता है, पहली चीज़ हमें क्लियर हो गई। और एक्सप्लेनेशन में हमें ये लिखना है कि ये लाइन्स हमें क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। जैसे अगर बेसिकली अगर पढ़ा जाए तो पॉइंट हमें क्या बताना चाहता है? पॉइंट हमें यही बताना चाहता है ना कि आप कोई भी काम करते हो उसमें रिस्क छुपा होता है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी काम कर लेना चाहिए, ठीक है, उसमें रिस्क छुपे होते हैं। और उसने क्या दिया अपने को? बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए इसके। तो ये आप किस में लिखोगे? आप कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे। यानी पॉइंट हमें ये बता रहा है, ये आप किस में लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे। अब एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन में ये लिखोगे कि ये लाइन्स हमें क्या कह रही हैं? ये लाइन्स कह रही है कि आप हंसोगे तो आपको जोखिम है, अगर आप रोगे तो आपको जोखिम है। तो ये चीज़ हमें किसके बारे में किसके अंदर बतानी है? एक्सप्लेनेशन के। तो होपफुली कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गए होंगे कि कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट क्या कह रहे हैं वो लिखना है, एक्सप्लेनेशन में लाइंस क्या कह रही हैं वो लिखना है। तो अगर इस स्टैंजा का हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे? अब देखिए दोस्तों, पूरी पोइम का कॉन्टेक्स्ट सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। पूरी पोइम का कॉन्टेक्स्ट सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर यही पर्टिकुलर पोइम हम देख लेना तो उसकी जो स्टार्टिंग है स्टैंजास है उसमें पोइट ने ये बताया कि आपको रिस्क लेना, यानी अगर आप कोई भी काम करते हो तो वहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ता है। फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चलते हैं तो पोइट ने ये बताया कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है। तो आगे धीरे धीरे चलते हैं तो पोइट ये बताता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना आप लव कर पाएंगे, ना आप लिव कर पाएंगे, ना आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है, यानी ना आप कुछ लर्न कर पाएंगे। तो हर एक स्टैंजा में अलग अलग चीज़ बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हमारे वहाँ पर होंगे। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए क्या लिखेंगे आप कॉन्टेक्स्ट में। द पॉइंट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, यानी यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, हम कुछ भी कर लें सब कुछ में रिस्क होगा। ये चीज़ हमें समझ आई। हेयर ही गिव्स वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इट, यहाँ पर इसने अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। वेरियस का मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है, तो वेरियस यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे को दिए हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हमें क्या लिखना है? तो दोस्तों होपफुली कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा। अब एक्सप्लेनेशन हम
में क्या लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में जो लाइंस में लिखा गया बस उसी को हमें एक्सप्लेन करके लिखना है। ये समझ आया आपको? तो एक एक लाइन लिखते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पढ़ते जाइए और फ्रेंड्स साथ के साथ आप नोट भी करते जाइए। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है, होपफुली होगी ही, तो आप नोट करते जाइए। ये बहुत काम की चीज़ है आपके, ठीक है। अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो ना तो 10th में आपको सिंपल सी बात है कि टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। द पोइट सेज दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। सबसे पहले हमने वही लाइन बता दी जो हमें कॉन्टेक्स्ट में बतानी है, यानी जो हमें कॉन्टेक्स्ट में बताया वही हम एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, द पोइट सेज दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, इफ़ वी लाफ वी फियर विल कॉल अस if we laugh we fear people will call us fool। अगर हम हंसते हैं या फिर हम रोते हैं तो लोग हमें फूल समझेंगे, लोग हमें फूल कहेंगे। इफ़ वी weep there will be a risk of looking emotional। अगर हम रोते हैं तो यहाँ पर रिस्क रहता है कि हम क्या हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। यानी आपने क्या किया कि जो चीज़ आपको स्टैंजा में गिवन थी उसी चीज़ को आप आसान भाषा में बस लिख रहे हो, ठीक है। यही हमारी एक्सप्लेनेशन है। इफ़ वी हेल्प अदर्स देयर विल बी ए रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज। अगर हम हेल्प करते हैं तो वहाँ पर संलिप्तता मिलती है। संलिप्तता का मतलब है दोस्तों कि अगर आप किसी की हेल्प करने जाते हो, तो जिसके आपने हेल्प किया ना वो भी सोचेगा कि इसका कुछ ना कुछ तो इसका लेना देना है मेरे साथ, तभी ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, यानी इसका भी कुछ ना कुछ लाभ छिपा है तभी ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। चाहे आप उसकी बिना मतलब के ही हेल्प कर रहे हो, ठीक है, वो जरूर सोचेगा कि इसका कोई ना कोई मतलब तो है तभी तो ये मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और यही है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो लोग ऐसा सोचेंगे कि हम उसमें इंडल्ज हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब अगर देखें, इफ़ वी एक्सपोज आवर फीलिंग बिफोर अदर्स देयर विल बी ए रिस्क ऑफ शोइंग आर रियल पर्सनैलिटी, दस देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको एकदम से याद हो जाएगी कि हमें एक्सप्लेन क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ आ गया ना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हम सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा की तरफ देखें स्टूडेंट्स, तो सेकंड स्टैंजा कहाँ से कहाँ तक है। मैंने देखा है स्टैंजा में हम जब भी नोटबुक्स में नोट बनाते हैं तो जो नोट्स बनाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टैंजा को जब लिखते हैं ना तो वो क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट वर्ड स्टैंजा के पहले 2-3 वर्ड्स लिख देंगे, फिर डॉट 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 और फिर स्टैंजा के लास्ट 2-3 वर्ड्स लिख देंगे। और जब मुझे समझ नहीं आता कि जब वो फाइनल एग्जाम में उस स्टैंजा को पढ़ते ही नहीं तो वो एक्सप्लेनेशन कैसे याद कर जाते हैं। डॉट 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 से आपको स्टैंजा कैसे समझ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, 4-5 ही तो लाइन है ना, आप उसको डॉट 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 मत लगाओ, आप वहाँ पर पूरा स्टैंजा लिखो ताकि जब आप एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ो ना तो आपके सामने लाइनें हों कि भाई इन लाइनों के बारे में हम लिख रहे हैं, तो कम से कम वो लाइनें तो हमारे सामने हो। तो आपको डॉट डॉट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप नहीं करते तो आपको बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। सेकेंड स्टैंजा अगर देखें, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। अगर आप अपने आइडियाज़ किसी के सामने बताते हो, अपने सपनों के बारे में किसी के बारे में बताते हो, वो समझेगा कि ये तो अनुभवहीन है, ये तो नौसिखिया है, अपने ड्रीम्स के बारे में सभी को बताता फिर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। टू लिव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उससे आपको खतरा रहता है कि हो सकता है आगे वाला आपको प्यार ना करे। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। यानी हो सकता है कि आप अपनी डेयरी मिल्क अपने छोटे भाई बहन को दे दो प्यार में, हो सकता है वो अपनी डेयरी मिल्क आपको ना दे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये खतरा बना रहता है, इसलिए चॉकलेट नहीं देनी चाहिए। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। अगर हम जीते हैं तो वहाँ पर खतरा है कि हम मर जाएंगे, ठीक है। अगर हम जी रहे हैं तो भी खतरा है कि हम मर जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसमें जो वर्ड मीनिंग्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो भी वर्ड मीनिंग्स लिखना चाहते हैं तो देख लेते हैं स्टार्टिंग से। जो भी एक तो है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है प्रस्तुत करना,
टू प्लेस आइडियाज़, यानी प्लेस करना यानी अगले के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। आइडियाज़ आपको पता है, ड्रीम्स आपको पता है, क्राउड का मतलब भीड़ भाड़ या किसी लोगों के सामने, आम लोगों के सामने, ठीक है। रिस्क का मतलब जोखिम हो गया, नेव का मतलब नौसिखिया या अनुभवहीन हो गया। रिस्क लव्ड का आपको पता है, लव का पता है। रिटर्न का मतलब वापस मिलना, ठीक है। लिव का मतलब आपको पता है जीना, और डाइंग का मतलब होता है आपको पता है मरना। ये चीज़ आपको समझ आ गई। वर्ड मीनिंग्स हमने जो है कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों रेफरेंस की तरफ। रेफरेंस आपके सामने सेकंड स्टेंजा का। रेफरेंस में वही बिल्कुल सिंपल सी चीज़, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। कौन सी पोइम है? रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आप इस पे कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट में सिंपल सी चीज़ आप लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा। इन दीज इंस्पायरिंग लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। इफ़ वी वॉन्ट टू डू समथिंग वी शैल हैव टू टेक रिस्क, यानी वही चीज़ वो दोबारा से बता रहा है। यानी अगर हमें कुछ करना है तो हमें रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हमारा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। यानी अगर हमें कुछ करना है तो हमें रिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। बिना रिस्क लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये पॉइंट ने हमें बताया है। चलिए, ये चीज़ हमें समझ आ गई, और उसने इसके कई सारे एग्जांपल्स भी लिए हैं, ठीक है। तो वो चाहे कॉन्टेक्स्ट आप पीछे वाला भी इसका यहाँ पर सेम कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है वैसे। चलिए, सो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। द पोइट सेज दैट इट इज़ रिस्की टू टेल द पीपल अबाउट योर आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। ये रिस्की है अपने आइडियाज़ और इमेजिनेशन को किसी के साथ शेयर करना, बिकॉज दे मे कॉल अस इनएक्सपीरियंस्ड। वो हमें क्या बोलेंगे? वो हमें इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं, यानी अनुभवहीन वो हमें बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्की टू लव अदर्स बिकॉज इट इज़ नॉट सर्टेन दैट वी विल गेट लव इन रिटर्न। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बदले में प्यार ही मिले। ये चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई। इवन लिविंग लाइफ इज़ नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क बिकॉज देयर टू लाइज अ रिस्क ऑफ डाइंग। वहाँ भी मरने का डर बना रहता है, मरने का जोखिम बना रहता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एक्सप्लेनेशन में हमें क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना है कि पॉइंट हमें क्या बताना चाहता है, और एक्सप्लेनेशन में हमें लिखना है कि ये लाइन्स जो दी गई है ना, ये लाइन्स हमें क्या बता रही हैं। तो होपफुली सेकंड स्टेंजा आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान था। इसमें तो हमारी 3 ही लाइन्स थी, ठीक है। तो होपफुली स्टेंजा सेकंड आपको समझ आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो स्टेंजाज है ना हमारे, इनकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल इजी है। आपको लग भी रहा होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ये मतलब जो पोइम में लिखा हुआ है, जो 4 लाइनें वो बता रही है ना, उसी को बस अपने को थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में चेंज करके, कन्वर्ट करके बस लिखना है। चलिए, उसके बाद हम थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, यानी अगर हम किसी से आशा करते हैं तो हमें जोखिम बना रहता है कि हो सकता है कि हमें निराशा मिले, ठीक है। यानी अगर हम किसी चीज़ की आशा करते हैं तो हो सकता है हमें निराशा मिले। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आशा करना छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप आशा कर रहे हो कि अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरे जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, गुड मार्क्स से आप पास होगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे, ठीक है। भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि हमारे हाथ निराशा लगे, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो क्या हम आज ही रिस्क लेना छोड़ देंगे? क्या हम आज ही पढ़ना छोड़ देंगे? क्योंकि हमारे चांसेस है ना फेलियर होने के, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना, यानी ऐसा हम नहीं करते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि हमारी निराशा मिले, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर लाइन पढ़ते हैं, टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। अगर हम कुछ ट्राई करते हैं, कुछ भी हम कुछ नया करने का ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर हमारे फेल होने का चांस रहता है, ठीक है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप समझ गए कि यहाँ पे अपने को कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी करें चाहे, ठीक है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड, क्योंकि सबसे जो डेंजरस थिंग है ना, वो पता है क्या है? वो है रिस्क ना लेना। क्योंकि अगर हम कुछ रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा कोई काम बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर
कुछ हमें करना है उसके लिए हम ट्राई ही नहीं कर रहे, ठीक है, रिस्क ही नहीं ले रहे, तो इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है। ये समझ में आया आपको? ओके, अब इसमें देखते हैं कि हमें जो 3 चीज़ें मेनली पढ़नी है। जो इसका रेफरेंस है उसमें हम क्या लिखेंगे, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसमें हम क्या लिखेंगे। तो रेफरेंस तो आपको याद ही हो गया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। कौन सी पोइम है? रिस्क्स, कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। ये चीज़ आपको समझ आ गई। रेफरेंस तो आपको याद ही हो गया। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट में पोइट ने थोड़ी सी चेंज कर दी है चीज़। पोइट आपको क्या कहता है? पहले पोइट आपको ये बता रहा था कि आपको अगर कोई भी काम करना है तो वहाँ पर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि रिस्क ना लेना सबसे डेंजरस चीज़ है। दोनों में अंतर समझे आप, ठीक है। तो इस ये जो लाइंस हमने पढ़ी हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट आप क्या बनाएंगे? कॉन्टेक्स्ट आपके सामने देखिए, क्या हम लिखेंगे? इन दीज इंस्पायरिंग लाइंस द पोइट एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज दैट दो देयर इज रिस्क इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी मस्ट टेक रिस्क। ये क्या कहता है कि जो भी जिंदगी की जो भी दौड़ है, जिंदगी के जो भी हमें कदम उठाने हैं, हर कदम पर रिस्क है, ठीक है, हर कदम पर रिस्क है, इसलिए हमें रिस्क तो उठानी पड़ेगी ही, ठीक है। यही पॉइंट ने बताया। तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन तो सबसे फेवरेट वाली चीज़ होती है हमारी, क्योंकि जो लाइंस में लिखा है ना वही हमें सेम ही कॉपी करके लिखना होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी होती है। चलिए, एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे? द पोइट सेज दैट इफ़ वी होप, पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर हम आशा करते हैं, इफ़ वी होप देयर विल बी ए रिस्क ऑफ आर बीइंग होपलेस वन डे, तो वहाँ पर क्या होगी कि रिस्क होगी कि हो सकता है कि हमारी निराशा हाथ लगे। इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग वी फियर वी मे फेल, अगर हम किसी दिन कुछ ट्राई करते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि हो सकता है हम फेल हो जाएं, ठीक है। कोई भी काम करते हैं, हर काम में रिस्क होता है, ठीक है। कोई भी आप कुछ नया ट्राई करिए तो वहाँ पर फेल होने के चांसेस आपके रहते हैं, ठीक है, हो सकता है फेल हो जाए, ठीक है। ऐसा हमारे को रिस्क लगता है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं, ठीक है। दस लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, पूरी लाइफ में फुल ऑफ रिस्क है, ठीक है, कोई ना कोई रिस्क ज़रूर होता है हर काम में। वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, हम विदाउट रिस्क के कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई भी काम करें वहाँ पर रिस्क तो होंगी। सो द पोइट सेज दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क इन लाइफ, लाइफ विदाउट रिस्क इज़ द ग्रेटेस्ट डेंजर इन इटसेल्फ। आप बिना रिस्क के कोई लाइफ जो है सोच भी नहीं सकते हो, और ये जो होगी ना बिना रिस्क वाली लाइफ, ये बहुत डेंजरस होने वाली है हमारे लिए। वो कैसे डेंजरस होगी वो हम आगे के स्ट्रेंजर्स में देखेंगे। और आपने पोइम अगर पूरी पढ़ी है तो आपको समझ आया होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा भी था। अब चलिए चलते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। तो फोर्थ स्टैंजा देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टैंजा हमें एक्चुअल में इस पोइम की क्लियरिटी लेकर के आएगा कि ये एक्चुअल में पोइम में कहना क्या चाहती थी, और ये हमारी हेल्प करेगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं, आपके सामने है फोर्थ स्टैंजा। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। अब देखिए इनका मीनिंग क्या है। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता है, जो किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेता, जो किसी भी चीज़ का जोखिम नहीं उठाता। डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। इज़ नथिंग, वो खुद कुछ नहीं होता, ठीक है, ना तो उसके पास कुछ रहता है ना वो कुछ खुद होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ बन भी नहीं सकता। ये चीज़ हमें समझ आ गई। एंड बिकम्स नथिंग यानी वो कुछ भी नहीं रह जाता, उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे कोई तो आप क्या कर पाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं होंगे आप। ये चीज़ हमें समझ आ गई। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो दुखों और उदासी को तो छोड़ सकते हैं, यानी दुख कष्ट को तो छोड़ सकते हैं, यानी अवॉइड कर सकते हैं। बट दे कांट लर्न, वो कुछ भी सीख नहीं सकते। फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, ना तो वो कुछ फील कर सकते हैं, ना कुछ चेंज कर सकते हैं, ना ही ग्रो कर सकते हैं यानी विकास कर सकते हैं, ना लव कर सकते हैं और ना ही लिव कर सकते हैं यानी खुल करके नहीं जी सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब इसका रेफरेंस बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ आ गया रेफरेंस में हमें क्या लिखना है। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअल में हमारी जो ये लाइन्स है, ये जो लाइन्स हमने स्टैंजा में ली है, ये हमें क्या बता रही है आप बताइए।
ये हमें बता रही है, देखिए इनको लाइंस में कैसे आप सजाएंगे। दीज लाइंस रिवील द ट्रूथ दैट देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क, यानी ये क्या करती है, उस सत्य को उजागर करती है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस हमने बनाया है कि उस सत्य को उजागर करती है, यानी रिवील दैट ट्रूथ। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। रिवील दैट ट्रूथ, दैट वो ट्रूथ क्या है, देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क। यहाँ पर हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो कॉन्टेक्स्ट में एक ही लाइन लिखनी है, क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स रिवील द ट्रूथ दैट देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क। ये हमें समझ आ गया। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। द पोइट सेज दैट मैन who does not take risks can't do anything, जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता। Such a man cannot get anything in life, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी नहीं गेट कर सकता, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। He cannot become anything in life, वो जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। If he wants to do something, अगर वो कुछ भी करना चाहता है, टू हैव समथिंग, अगर उसे कुछ चाहिए, और टू बिकम समथिंग, अगर वो कुछ बनना चाहता है, ही विल हैव टू टेक रिस्क, उसे रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो सारा जो चीज़ चल रही है ना दोस्तों, रिस्क की चल रही है। यानी पॉइंट क्या करना चाह रहा है, पॉइंट हमें मोटिवेट करना चाह रहा है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें रिस्क तो है। देखिए रिस्क तो है, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम को करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर आपको कुछ करना है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन आगे हम देखें, द पॉइंट सेज दैट the people who do not take risks can escape from the sufferings and sorrows of life, यानी वो कष्ट से, दुख तकलीफ से तो भाग सकता है, but they cannot feel anything new, पर वो कुछ भी न्यू फील नहीं करते हैं। they cannot change themselves, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, और द वर्ल्ड, दुनिया को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। they can make no development in life, वो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी विकास नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। they cannot love others, वो किसी और को प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि हो सकता है आगे वाला प्यार ना करे हमें, इसलिए हम क्यों उसे प्यार दें, ठीक है। तो वो किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट इवन लिव देयर लाइव्स वेल, वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी भी नहीं सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स डिमांड रिस्क, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, ये डिमांड करती है किसकी, रिस्क की, कि कोई व्यक्ति जो है वो रिस्क ले। ये चीज़ आपको समझ आ गई, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्तों फिफ्थ स्टेंजा की तरफ। लास्ट हमारा स्टेंजा है, बहुत ही बढ़िया सा स्टेंजा है। चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड, सॉरी मैंने शायद वर्ड मीनिंग्स नहीं इसमें बताए हैं। फोर्थ स्टेंजा की वर्ड मीनिंग्स आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर देखें, द पर्सन, पर्सन का आपको पता है व्यक्ति, हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, बिकम्स मतलब बनना, अवॉइड का मतलब होता है दोस्तों बच जाना, किसी चीज़ के बच जाना, किसी चीज़ से बचना, बच के निकलना, ठीक है, ये होता है अवॉइड। उसके बाद है सफरिंग, सफरिंग की अगर हम बात करें तो सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, ठीक है। एड सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख तकलीफ, ठीक है। पीड़ा एक अलग चीज़ होती है, दुख एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कष्ट झेल रही है, सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी जो है वो कष्ट झेल रही है, और ऐसे में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, आपकी आंखों से जो आंसू छलकते हैं वो आपके दुख है। तो ये समझ आ गया आपको पीड़ा, कष्ट और दुख में क्या डिफरेंस है। चलिए अब चलते हैं स्टेंजा फिफ्थ की तरफ। स्टेंजा फिफ्थ क्या कहता है, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, they have forfeited their freedom, only a person who risks is truly free। यानी ये किसके बारे में बताता है, ये उन पर्सन्स के बारे में बताता है स्टूडेंट्स जो रिस्क लेना छोड़ चुके हैं, यानी जिन्होंने रिस्क लेना छोड़ दिया है, उन व्यक्तियों के बारे में पॉइंट हमें बता रहा है। क्या बता रहा है,
चेंड का मतलब बन जाना, चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता का भाव, ये या फिर ये हम कह सकते हैं जो हमारे माइंड की धारणाएं होती हैं, धारणाएं, ठीक है, ये परफेक्ट वर्ड है, धारणाएं, जो हमारी धारणाएं होती हैं उसमें वो बंध जाता है, उनका गुलाम बन जाता है। आगे जो है दे आर स्लेव्स का मतलब गुलाम बन जाना, दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, सॉरी खो देना, ठीक है, फॉरफिटेड का मतलब होता है खो देना, तो उन्होंने अपनी फ्रीडम को खो दिया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अब वो अपनी धारणाओं से बंध गए हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा किया तो मुझे इस चीज़ का रिस्क रहेगा, अगर मैं रोया तो मुझे इस चीज़ का रिस्क रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी कैसे बंध जाता है, कैसे कोई अपनी धारणाओं में बंध जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने ये धारणा बना ली कि अगर वो हंसेगा तो लोग उसे मूर्ख मानेंगे, तो ऐसे में वो हंसना छोड़ देता है, उसे हंसी आती है पर वो अपने को रोकता है कि नहीं मुझे हंसना नहीं है, यानी उसने क्या कर लिया कि उसकी जो धारणा थी उसने उसको जकड़ लिया कि नहीं तुझे हंसना नहीं है, क्योंकि अगर तू हंसा तो लोग तुझे मूर्ख मानेंगे। ये चीज़ समझ आई आपको? ओके, अब चलते हैं दोस्तों इसके रेफरेंस की तरफ। रेफरेंस हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस आप पढ़ लीजिए। क्या है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। व्हाट नेम क्या है पोइम का? हमारा पोइम का नेम है रिस्क्स, कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। ये चीज़ हमें समझ आ गई। नेक्स्टली हम बात करते हैं इसमें रेफरेंस जो आप सेम ही रखें, ठीक है, आपको रेफरेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बताएंगे? देखिए बहुत ही अच्छे से हमने लाइंस बनाई हैं, ठीक है, छोटी लाइन बट आपकी लाइन में भार होगा ना तो दोस्तों आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है, आपके वर्ड्स में भार होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लंबा चौड़ा कॉन्टेक्स्ट लिख करके आ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट आपको छोटा सा लिखना है, ज़्यादा नहीं, आप 2 या 3 लाइनों में लिखिए, ठीक है, लेकिन आपके शब्दों में भार होना चाहिए, यानी जो पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं ना वो आपको उन 2 लाइनों में बता देना है कि पॉइंट हमें ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसको समझौते हैं कि कैसे लिखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट। These concluding lines of the poem throw light on the condition, throw light का मतलब लाइट फेंक रही है, लाइट डाल रही है, किस पर लाइट डाल रही है? on the condition of those, उनकी कंडीशंस पर, किन की कंडीशंस पर? those who don't want to walk, उनकी कंडीशंस पर जो क्या करते हैं? डोंट वॉन्ट, जो कि नहीं चाहते, वॉक मतलब चलना, कहाँ पर चलना? फॉर द फियर ऑफ ए फॉल, जो चलना नहीं चाहते, किसकी वजह से? गिर जाने के डर से। सिंपल सी चीज़ आपको समझ आ गई। देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन किया हमने इस लाइन को, ठीक है ना। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। दीज कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोइम थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन, उनकी कंडीशंस पर प्रकाश डालती है। ऑफ दोस, किन की कंडीशन पर? हु डोंट वांट टू वॉक, जो चलना नहीं चाहते। क्यों नहीं चलना चाहते? फॉर द फियर ऑफ ए फॉल, गिर जाने के डर से वो चलना नहीं चाहते। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब दोस्तों इसकी एक्सप्लानेशन पर चलते हैं। एक्सप्लानेशन तो बहुत ही ईजी वाला पार्ट रहती है हमारे लिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छा सा लिख के आना है, फिर हम अगर एक्सप्लानेशन की बात करें, The people who do not want to take risks become bound by a feeling of complete certainty. क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो कहते हैं कि हम अपनी धारणाओं में बंध जाते हैं। अपनी धारणाओं में बंध जाने का मतलब है कि जो व्यक्ति कैसे कह सकते हैं कि द पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकम्स बाउंड, वो बंध जाता है, बाय ए फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, अपनी ही निश्चित धारणाओं में बन जाता है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। कंप्लीट सर्टेनिटी को हम ये बोलेंगे कि अपनी निश्चित धारणाओं में, निश्चित सोच में बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। दे बिकम्स स्लेव्स टू दियर ओन थॉट्स, वो अपनी ही विचारों के, अपने ही सोच के गुलाम बन जाते हैं। ओके, दे लूज दियर फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस बिकॉज दे फियर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू, क्योंकि उन्हें कुछ भी नया करने से डर लगने लग जाता है, इसलिए वो अपना कुछ नया करने, अपने कुछ नया फील करने, अपने कुछ नए आइडियाज़ के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ गई, यानी वो कुछ भी नया करना बंद कर देते हैं। इन द एंड द पॉइंट सेज दैट द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज रियली फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स, यानी जो भी व्यक्ति रिस्क लेते हैं वो डेंजर से बाहर हैं।
एक्चुअल में जो रिस्क नहीं लेते, यानी जो डेंजरस कंडीशन में नहीं जाना चाहते वही डेंजर में है, ठीक है। जो रिस्क नहीं लेते वही डेंजरस कंडीशन में है, जो रिस्क लेते हैं वो तो ठीक ठाक है, क्योंकि रिस्क लेंगे, ठीक है, एक दो बार आप फेल होंगे लेकिन बाद में आप उसे ओवरकम हो जाएंगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन द लास्ट लाइन द पोएट इंस्पायर्स अस टू टेक रिस्क्स एंड फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, यानी लास्ट में जो पॉइंट है वो हमें इंस्पायर करता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। एंड फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, ज़िंदगी की जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं उनको हमें फेस करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये जो 5 स्टेंजाज हैं वो आपको समझ आए होंगे। पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है, पॉइंट हमें स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट में यही समझा रहा है। पहले 2 स्टेंजाज में ये बताया कि आप कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क है, नेक्स्टली ये बताया कि रिस्क के बिना कुछ नहीं है, और लास्ट जो रहे 4th और 5th में उसमें ये बताया कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आपका कुछ नहीं बनेगा। 5th में ये बताया कि आपको रिस्क लेना ही चाहिए। ये चीज़ आपको समझ आई। तो चलिए दोस्तों, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट जो था आपका पॉइंट फर्स्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोइम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए MKH के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।